करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले। उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जैसे ही परिवार पहचान पत्र में 60 साल की आयु होगी तो केवल एक कंसेंट का एक लेटर उनसे लिखवाना और ऑटोमेटिकली उनको पेंशन ये बननी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार राशन कार्ड, जो बीपीएल के राशन कार्ड हैं, उसके लिए भी जो पहले आय की लिमिट 1,20,000 सालाना होती थी, अब 1,80,000 रुपये की सालाना आय है। जिन परिवारों की आय, वार्षिक आय और जिसको हमने कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो वेरिफिकेशन के बाद 1,80 का परिवार का अगर येलो कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनका वो बीपीएल का येलो कार्ड ये बन जाएगा। आयुष्मान भारत में भी हम लोग आगे, अभी तक तो जो एससीसीसी डाटा उसमें जो नाम थे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बन रहा था, लेकिन अब हमने 1,80,000 रुपये तक की जिनकी वार्षिक आय है उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करके उसका रास्ता खुल गया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे। अभी तक जो 10 लाख के लगभग परिवारों को ये एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबल तो 15.5 लाख थे, लेकिन डाटा के बाद हमको 10 लाख ही ट्रेस हो पाया, बाकी लोगों का डाटा उस प्रकार का मिला नहीं। अब ये लगभग 25 लाख परिवार हो जाएंगे जिनको आयुष्मान भारत का ये पूरा लाभ मिलेगा। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जितने इंजीनियरिंग के काम हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन अब टेंडर होगा, ऑनलाइन ही वो आगे अपना सारा काम उसमें दर्ज कर सकेंगे, इंक्लूडिंग देयर बिल्स, पेमेंट्स वगैरह सब ऑनलाइन होगी। तो इसमें भी हमने जो उनके लिए बहुत सुविधाएं, सहूलतें ये बनाई हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वो लगातार चल रही है। लगभग 342 कैडर वैसे हो गए हैं जिनकी कर्मचारियों का जो ट्रांसफर है वो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। परिवार पहचान पत्र का जो डाटा करेक्शन, उसके बारे में बताया है कि कई जगह शिकायत जो आ रही है, किसी का डाटा मानो गलत भरा गया है, तो उसको ठीक करने के लिए 2 बार तो चांस एप्लीकेंट जो परिवार है उसको ही दिया जाता है कि वो अपना डाटा ठीक कर सकता है, लेकिन 2 बार के बाद अगर कोई चीज़ उसकी गलती लगती है, उसको ठीक करानी है, तो एडीसी ऑफिस के माध्यम से उसका जो है वो डाटा ठीक हो पाएगा। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट, ऑटोमेटिकली अब कोई भी व्यक्ति अपना कास्ट सर्टिफिकेट जा करके परिवार पहचान पत्र डाल करके वो निकाल सकता है, उसको किसी ऑफिस में उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई खरीद और अंत में ऑटो अपील सिस्टम कि जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जितने भी चीज़ों की सर्विस के साथ टाइमिंग जोड़े गए हैं, उस टाइम में अगर उसको सर्विस नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसकी अपील नेक्स्ट ऊपर के अधिकारी को हो जाती है, फर्स्ट अपील जो होती है, और वहाँ भी टाइम लिमिट है उसकी तय की हुई है, वहाँ उसका समाधान नहीं होता है तो सेकंड अपील जो है उसके पास वो चली जाती है, और अगर वहाँ भी हल नहीं निकलता तो फिर कमीशन के पास। अब कमीशन के पास बहुत कम अपीलें जा रही हैं, यानी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील तक ही जाने पर वो समस्याएं हल हो जाती हैं और लोगों को जो सेवा है, सर्विस है, उनको मिल जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये आज 15 कार्यक्रम जो है ये हमने पोर्टल बना कर दिया। सरकार की तरफ से एक आरोप एक बार फिर लगाया गया है पानी को लेकर के। एक आ गया है सत्येंद्र जैन की तरफ से कि वो खुद वजीराबाद का जो बैराज है उस पर गए थे। 675 फीट जो है पानी होना चाहिए था, 669 फुट जो है पानी मिल रहा है। इस वजह से कई जगह पानी की किल्लत है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार से। देखिए, जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज़्यादा पानी देने की जो बात कही थी वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 कुछ क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है अलॉटमेंट, लेकिन अब 1000 और शायद 50 क्यूसेक वो टोटल उनको पानी दिया जा रहा है। और उसमें भी कंडीशन ये है, दोनों जो वो है उनके बैराज ने, दोनों जो बैराज हैं वो भरे रहने चाहिए, और उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे लोग भी देखते हैं, दिल्ली सरकार भी देखती है, आज भी उतने ही है, कहीं उसमें कमी नहीं है। अपर यमुना बोर्ड, उन्होंने भी इसकी पुष्टि समय समय पर की है और उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि हरियाणा जितना पानी उनको देना उतना दे रहे हैं। हम कहीं किसी पानी की, बल्कि 3 दिन पहले भी आप लोगों ने जब पूछा था तब मैंने बताया था कि इसको कहीं भी कोई झुठला नहीं सकता कि हम जितना पानी, हमें आवश्यकता हमारी पूर्ति होती कि नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली का 1050 क्यूसेक पानी जा रहा है।
इसमें लोगों की ओर से छोटी मोटी जो कठिनाइयां उनकी आती हैं उन्होंने ध्यान कराई हैं और वो कठिनाइयां नोट कर ली गई हैं, उनको एक एक करके ठीक करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से पोर्टल तो ऐसे हैं जो पिछले 4-6 महीने से ही लागू हुए हैं। अब कठिनाई तो जनता में जब चीज़ें लागू होती हैं तब पता लगता है, लेकिन इससे संतुष्टि भी बहुत है, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बन जाता है। अब सबको आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको ये लाभ सबको मिलना शुरू हो जाएगा। ओल्ड एज पेंशन है वो ऑटोमेटिकली बनने लग गई है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, और एक इसमें नया पोर्टल जो आज बता दिया गया लेकिन अगले सप्ताह उसको लॉन्च करेंगे, वो है फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान। कि जो फसलों का नुकसान होता है उसमें भी किसानों को बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं कि उसका जो डाटा मैच नहीं करता, कहीं गलत हो गया, कहीं किसी ने गलत भर दिया, किसी ने भरा नहीं, किसी का मत नुकसान ज़्यादा था, कम था, किसान संतुष्ट नहीं होता था, किसान को पहले पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब उसको हम जो है पोर्टल के माध्यम से किसान को भी सुविधा देने वाले हैं कि वो अपना जो खुद अनुमान है नुकसान का वो भी भरे, उसको भी पता रहना चाहिए, और फिर सरकार यानी जो डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसका मिलान करे, उसको अपील करनी तो अपील कर सकता है। सर, हाईकोर्ट में आज नगर निकाय चुनाव स्टॉक की स्थिति क्या है, क्योंकि जब से निर्यात में प्रतिबंध लगा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ गए, स्थिति कैसी है? देखिए, हरियाणा में इस बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट पिछले बार की तुलना में बहुत कम हुआ है, लगभग 50% ही प्रोक्योरमेंट हुई है। उसका कारण है कि एक्सपोर्ट खुला हुआ है, और एक्सपोर्ट खुला हुआ था, उसके कारण से व्यापारियों ने भी गेहूं खरीदा, जो प्रोक्योरमेंट का एमएसपी रेट है उससे भी ऊपर रेट पर खरीदा गया। अब चूंकि पहले एक्सपोर्ट चल रहा था, कुछ व्यापारियों ने एक्सपोर्ट किया भी है, 2 दिन से अब एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, और हमने मंडियां भी दोबारा से खोली हैं कि अगर किसी किसान के पास कोई गेहूं बचा है, उसने बेचना है, तो 25 मई तक आकर के वो बेच सकता है। एक हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि फॉर्मेलिटी पूरी करके, और जब भी वो चुनाव कराना चाहें, चाहे वो नगरीय चुनाव है, चाहे वो ग्रामीण चुनाव है, अब निर्भर करता चुनाव आयोग के ऊपर, तो वो जब भी, क्योंकि उनका एक प्रोसेस होता है, जो काम करने हैं, वार्डबंदी है, वोटर लिस्टें हैं, और उसको कंप्लीट करके फिर 1 महीने का चुनाव का प्रोसेस है। जब भी उनके सारे काम पूरे होंगे, फॉर्मेलिटी पूरी होती है। चुनावों को लेकर जो वार्डबंदी का काम है वो पूरा किया जा चुका है। देखिए, ये क्योंकि पार्टी का फैसला होता है तो पार्टी बैठ के विचार करेगी, और पार्टी बैठ के अपना भी विचार करेगी सिंबल पर लड़ना कि नहीं लड़ना है, या कुछ चुनाव सिंबल पर लड़े जा सकते हैं, कुछ बिना सिंबल भी लड़े जा सकते हैं। कई प्रकार की कमेटियां रहती हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, तो इस प्रकार से वो विचार पार्टी करेगी, और फिर दोनों पार्टियों का आपस में चर्चा होने के बाद ही ये निर्णय उसको बताया जाएगा। निकाय चुनावों में जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हम बात कर रहे थे, अब वो नहीं मिल पा रही। हरियाणा में भी उनकी एक अच्छी पॉपुलेशन है, एक रिस्पेक्टफुल पॉपुलेशन है, इसके लिए जो रिजर्वेशन नहीं मिला, इसके लिए जिम्मेदार देखिए, हमने तो इसका तय कर दिया था, अपने यहाँ प्रावधान कर दिया था कि ये रिजर्वेशन ओबीसी की होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कुछ दिन पहले कि अब ओबीसी का कोई गणना आधारित जिस प्रकार का एक आंकड़ा होना चाहिए वो पूछा गया, तो वो वास्तव में पूरे प्रदेश का एक आंकड़ा वो हमने लिया। उनका कहना ये कि लोकल जो बॉडीज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, इनकी सबकी अपने अपनी इकाई के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए कि वहाँ कितनी रिजर्वेशन है। पूरे प्रदेश के आंकड़े को उन्होंने माना नहीं है। अब इसके लिए हम एक अलग से कमीशन बैठाएंगे, और कमीशन बैठा करके हर इकाई के ऊपर उनका कितनी संख्या बनती है, कितने प्रतिशत है, उसके हिसाब से उनका रिजर्वेशन देंगे। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जिस प्रकार की एक ओछी राजनीति करने के लिए इन्होंने लोक लुभावन नारे दिए और फ्री बीज का जो सिस्टम चलाया, जबकि पंजाब की आर्थिक स्थिति बुरी हालत में है, हम तो उसके पक्ष में न पहले थे न आज हैं। हम आज भी, मैं वही कहूँगा कि कैसे लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, हमारी स्टैंड अप पॉलिसी है। और वो लोग कहते हैं बैठे रहो, खाते रहो, हम मुफ्त देंगे, तो उनकी सिट डाउन पॉलिसी, हम कतई उससे सहमत नहीं है। इसलिए पंजाब का किसान, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो उन्होंने उनके सपने जगाए, उसके बाद उनके ऊपर पूरा खरा उतर नहीं रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो किसान तो बगावत करेगा ही। तो इसलिए किसान ने बगावत की है, तो ये वो कैसे निपटेंगे, कैसे सुलझेंगे, ये उनका काम है। पहली बात तो 48 अभी नहीं हुआ, अभी 48 नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ, पहले आप 48 से थोड़ा नीचे आ जाओ, 44-45।
44-45 हुआ है। देखिए अभी हमने नहीं, देखिए मुझे अपनी जनता के साथ जुड़ के रहना है और जनता के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहा हूं। मैंने कभी भी मौज मस्ती के लिए इधर उधर कभी गया नहीं, ना आगे कोई ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। प्रदेश के हित में कोई काम होगा तो चाहे मुझे विदेश जाना पड़ेगा, चाहे देश में और प्रदेशों में घूमना पड़ेगा, मैं जरूर करूंगा। लेकिन ये रैलियां भी, ये मौसम ऐसा, मई का महीना, किसान भी खाली रहता है क्योंकि फसल उसकी कंप्लीट अप्रैल महीने में कर चुका होता है और मई के बाद ही अब ये बुआई का सीजन जो है ये जून जुलाई में ही शुरू होता है। इसलिए ये महीना उनके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, इसलिए रैलियां करना तो बड़ी जरूरी है, करेंगे। थैंक यू। बहुत सारी रैलियां हैं, आप सिरसा में कर रहे हैं, केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, जेजेपी की भी 29 तारीख को कोई और रह गया हो तो उसको भी आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और विधायकों के साथ जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उसके बाद पूरी जानकारी उन्होंने दी और पत्रकार साथियों के तमाम सवालों का जवाब जो है वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। रैलियों को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसानों का ये थोड़ा सा फ्री समय होता है जब कटाई हो चुकी होती है, फसल बिक चुकी होती है और बुआई का समय नहीं होता है, ऐसे में रैलियां की जाएंगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 और 18 मई को 2 दिवसीय सिरसा दौरे पर आ रहे हैं। सीएम के सिरसा प्रवास के मौके पर सिरसा के लोगों को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जिले के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। सिरसा जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार की देर शाम सिरसा पहुंचेंगे और 18 मई को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा जिले में विकास की रफ्तार को गति देगा। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसका लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा दौरे पर कल शाम को यहाँ पे सिरसा में पहुँचेंगे और यहाँ पे नाइट होल्ड करेंगे। उसके बाद में उनका परसों सुबह ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसमें हम हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेशन या फाउंडेशन के लिए रेडी है वो हम उनसे करवाएंगे। हमारे करीब 15 प्रोजेक्ट है, करीब 52 करोड़ के, जिनका इनॉग्रेशन होना है और 27 प्रोजेक्ट है अराउंड 290 करोड़ के, जिनके फाउंडेशन स्टोन नहीं करने हैं। टोटल 343 करोड़ रुपीज़ के इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन किए जाएंगे, जिसका हमने वेन्यू CDLU का मल्टीपर्पज जो हॉल है वहाँ पे किया हुआ है। इसमें हमारे पास में DHBVN के जैसे कई बिजली घर है 33 kV की, इसके अलावा PWD BNR की काफ़ी सारी सड़कें, करीब 212 करोड़ रुपए की सड़कों का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। उसके अलावा एक्शन पंचायती राज की तरफ से पंचायत भवन जो हमने नया बनाया जाना है उसका भी फाउंडेशन स्टोन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने सिरसा प्रवास में उन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जो सरकार के प्रयासों से पूरी हो चुकी है और जन कल्याण के लिए समर्पित की जानी है। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, 50 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 4 गांव को मिलेगी 33 kV सबस्टेशन की सौगात। गांव डिंग में 397.36 लाख लागत से बना PSC। गांव कागदाना PSC पर आई 360 लाख की लागत। रानिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होगा उद्घाटन। 873.89 लाख रुपए की लागत से बना है कम्युनिटी सेंटर। गांव जंडवाला से नुइयावाली तक की सड़क का उद्घाटन। कालुआना से सहारणी तक की सड़क का उद्घाटन। नुइयावाली से घूंगावाली खाई शेरगढ़ लिंक रोड को करेंगे समर्पित। गांव खोकर से बुआना लिंक रोड का CM करेंगे उद्घाटन। राजपुरा माजरा से लखुआना लिंक रोड 143.38 लाख रुपए की लागत।
सीएम गांव केवल ने बने परचेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अबूब शहर करोड़ों की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिले के निरंतर विकास के लिए 27 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास 292 करोड़ 47 लाख रुपए की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 27 प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। घग्गर नदी के दोनों ओर एचएल ब्रिज का शिलान्यास। गांव खारिया से ओटू तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। जिला सिरसा में 7 नई सड़कों के निर्माण कार्य की होगी शुरुआत। कई रूटों पर लाखों की लागत से लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। गोरीवाला में 33 केवी सबस्टेशन का शिलान्यास करेंगे सीएम। 399.56 लाख रुपए की लागत से शोरमार माइनर का शिलान्यास। लोहगढ़ प्रथम डिस्ट्रीब्यूटरी का भी सीएम शिलान्यास करेंगे। जंडवाला सब माइनर के सुधारीकरण कार्य का भी शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री ग्रे वाटर मैनेजमेंट कार्य का करेंगे शिलान्यास। सिरसा जिले को मिलने वाली कुल सौगातों में 9 प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग के हैं और 4 परियोजनाएं जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। मुख्यमंत्री के सिरसा आने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की 6 परियोजनाओं को गति मिलेगी और सिंचाई विभाग के 7 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। वहीं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 9 परियोजनाओं का सीएम शुरुआत करेंगे। शिक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया गया है और सौगातों की सूची में पंचायती राज विभाग के 5 प्रोजेक्ट भी शामिल है। यानी मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा सौगातों से भरा होगा, जो कि एक बार फिर बिना भेदभाव के विकास करने वाली मनोहर सरकार के दावे को सार्थक सिद्ध करेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 और 19 मई को गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश से जुड़े 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला कार्यक्रम तो ग्लोबल सिटी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रहेगा और दूसरे दिन के कार्यक्रम में सीएम खरखौदा में मारुति के तीसरे संयंत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा तेजी से वैश्विक निवेशकों की पसंद के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में कारोबारियों को निवेश के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। संसाधनों की आपूर्ति के लिहाज से भी हरियाणा उन्नत स्रोत है। कारोबारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हरियाणा एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रहा है। हरियाणा के खरखौदा में जल्द ही मारुति सुजुकी अपना तीसरा संयंत्र लगाने वाली है। इस संयंत्र को लेकर हरियाणा सरकार और मारुति कंपनी के बीच समझौते पर 19 मई को हस्ताक्षर होंगे। खरखौदा का औद्योगिक मॉडल टाउनशिप MSIL अपनी परियोजना स्थापित करेगा। विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप 3217 एकड़ में विकसित किया जा रहा मॉडल। IMT को NCR नहर से पानी की आपूर्ति होगी। बिजली निगमों से प्रचुर मात्रा बिजली उपलब्ध होगी। दिल्ली से नजदीकी का मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 और 19 मई को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। 18 मई को जहां मुख्यमंत्री ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, वहीं 19 मई को गुरुग्राम में हरियाणा जापान के व्यापारिक संबंधों के 4 दशकों का जश्न भी मनाएगा, जो 1981 में शुरू हुआ था और आज भी फल फूल रहा है। हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है। IMT खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। MSIL ने IMT खरखौदा में 800 एकड़ भूमि खरीदी है। परियोजना पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार प्लांट में हर साल करीब 2.5 लाख वाहन बनाए जा सकेंगे। खरखौदा का ये प्लांट साल 2025 तक चालू हो जाएगा। खरखौदा मारुति सुजुकी के प्लांट के जरिए प्रदेश के 13,000 युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कार उत्पादन प्लांट में करीब 11,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरह सुजुकी के मोटरसाइकिल उत्पादन प्लांट में 2,000 लोगों को नौकरियों के अवसर मिलेंगे। मारुति के नए प्लांट से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास और राज्य के चहुमुखी विकास को गति मिलेगी और अन्य क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हरियाणा में अपना मुख्यालय और विनिर्माण संयंत्र स्थापना करने के लिए प्रेरित होंगी। साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।